हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रिपीटर्स। आज है 1 फरवरी। आज अब सभी को पता है कि आज हमारे देश में बजट प्रस्तुत होता है, जो कि 2026-2027 का जो संस्करण है उसके लिए आज हमारी जो निर्मला सीतारमन जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया है। इस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर जो पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग इसकी हिस्ट्री से। उसके बाद जो इसके जो इकोनॉमिक, जो बजट से संबंधित जितनी भी बातें हैं, इकोनॉमिक से संबंधित, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो की हाइलाइट्स हैं बजट की, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो हमारे जो संविधान है, संविधान में हमारा जो बजट है वो, उसको कोई एक्चुअल जो वर्ड है ना बजट, इसका कहीं यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि इसको लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आर्टिकल 112 में लिखा गया है। अगर हम बजट की बात करें, बजट में एक्चुअली होता क्या है? बजट हमारे घर का ही बजट होता है, ऐसे हमारे देश का बजट है। क्योंकि उसी रुपए से जो हमारे देश में आ रहे हैं या हम जहाँ पर रुपए खर्च कर रहे हैं, वो जो हमारे पूरे साल भर का जितना भी हमारा जो ब्यौरा है, वो हमारे बजट में यहाँ पे दर्शाया जाता है। अगर हम बात करें जो इनकम है, जहाँ से रुपए आया हमारे देश में, जिसको हम लोग एस्टिमेटेड, अनुमानतः जो हमारा जो रिसीट है, रिसीट जो जहाँ से रुपए आ रहे, रिसीट मतलब रिसीव कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, रुपए कहाँ से आ रहे हैं हमारे, वो जो इनकम होगी हमारी। और जो स्पेंडिंग है हमारी, जो हम लोग रुपए खर्च कर रहे हैं, जो हम वो हमारा हो गया एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जो हमारा खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर जो हमारी स्पेंडिंग है वो। तो इन्हीं दोनों के बारे में हमारे जो बजट में सब चीज़ें बताई जाती हैं कि हम लोग कहाँ से रुपए हमारे देश में आ रहा है और हम कहाँ उस रुपए को खर्च कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक दिन जस्ट पहले बजट प्रस्तुत जो होता है 1 फरवरी को होता है, उसके जस्ट एक दिन पहले हमारे देश का इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट में अंतर क्या है ना? बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में अंतर ये है कि बजट जो है वो आने वाले साल का होता है, आने वाले साल का। और बजट जो वो जो इकोनॉमिक सर्वे जो है, वो पिछला जो साल है, पिछला जो साल है उसका होता है ये। जो साल बीत गया, उसमें हम लोगों ने रुपए जो कहाँ खर्च किए, हमारी कौन-सी पॉलिसीज़ थी, वो उन सब के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में होता है, दिया रखा होता है। और जो बजट है, उसमें जो आने वाला जो हमारा साल है, उसमें कहाँ से रुपए आएगा और हम वो रुपए कहाँ खर्च करेंगे, उन सब के बारे में होता है। अगर हम बात करें, हमारा जो आर्टिकल 112 है ना? जिसमें बजट वर्ड यूज़ नहीं क्या लिखा रखा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम बात करें, मैं जो कन्फ्यूज़ होता था वो होता था आर्टिकल 110 112 में। 110 होता है मनी बिल के संबंधित। मनी बिल, ये मनी बिल और बजट में क्या अंतर है? कि बजट इज़ अ मनी बिल। जो बजट जो आज प्रस्तुत किया गया है, ये एक तरीके का मनी बिल है। बजट क्या है? एक तरीके का मनी बिल है। मतलब मनी बिल एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर बजट आ गया है, ऐसा समझो आप। ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें हमारे देश में प्री इंडिपेंडेंस भी बजट, जो हमारा देश आज़ाद हुआ है ना, उसके आज़ादी के पहले भी बजट प्रस्तुत किया गया है। और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो अब इनसे संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्री इंडिपेंडेंस बजट किसने प्रस्तुत किया पहली बार, पोस्ट इंडिपेंडेंट किसने किया है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पहली बार अगर बजट भारत में, पहली बार जो बजट भारत में आया वो आया है अप्रैल 1860 में। आई थिंक ये 11 अप्रैल है, 11 अप्रैल 1860 में। किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था जेम्स विल्सन ने। अभी जेम्स विल्सन भाई साहब कौन थे? ये थे एक स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश ये इकोनॉमिस्ट थे। ये बजट इसलिए आया क्योंकि 1857 में हमको पता है कि हमारे देश में हुई थी क्रांति। ठीक है? और उसके बाद हुआ था अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा खर्चा, और उस खर्चे का पूरा मूल्यांकन करने के लिए 1860 में पहली बार बजट आया था। तो ये तो हो गया हमारे प्री इंडिपेंडेंस। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें कि हमारे पहली बार देश में बजट कौन लेके आया है, वो लेके आए हैं आर के सनमुकन चेट्टी साहब, चेट्टी, ठीक है? जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये लाए हैं 1948 में। लेकिन अगर बात करें, ऐसा था बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, ये हमारा देश रिपब्लिक हो गया, कब हुआ हमारा देश रिपब्लिक? 26 जनवरी 1950, जब हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देश
कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में लागू हो गया। तो उसके बाद रिपब्लिक इंडिया में किसने किया? जॉन मठाई। जॉन मठाई। तो ये कुछ बातें हो गई। अच्छा, बजट के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जब बजट जो हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट कौन करता है बजट हमारा? ये प्रेजेंट करता है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, कहाँ करते हैं? ये लोकसभा में करते हैं। किसके बिहाफ में करते हैं? ये बिहाफ में करते हैं प्रेसिडेंट की। ठीक है, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट को। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो आज की वीडियोस कई सारी सर्कुलेट हो रही हैं जिसमें प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उनको वो दही खिला रही है ना? दही शक्कर खिलाया जाता है, प्रॉपर एक सेरेमनी होती है यहाँ पर, ठीक है? फिर वो लोकसभा में जाती हैं, लोकसभा में यहाँ पर एक ट्रेडिशनल तरीके से, काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर जो हमारा जो बजट है, वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। पहले ये बजट एक्चुअली 28 फ़ेब को प्रस्तुत होता था, लेकिन आजकल इसका टाइम चेंज कर दिया गया है और ये टाइम नहीं, डेट चेंज कर दी गई है। 1 फ़ेब, ठीक है, 1 फ़ेब को यहाँ पे कर दिया गया। क्यों? क्यों कर दिया गया? ताकि हम लोग जो पॉलिसीज़ है उनका अर्ली इम्प्लीमेंटेशन हो सके। पॉलिसीज़ का अर्ली इम्प्लीमेंटेशन, ये इन्होंने रीज़न दिया था ताकि 1 फ़ेब को इन्होंने कर दिया। ठीक है, अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, ऐसे याद रखें आपकी जो हमारी स्कीम्स है उसको हम लोग अर्ली इम्प्लीमेंट कर सकें, इसलिए उन्होंने 1 फ़ेब को यहाँ पर बजट प्रस्तुत करना स्टार्ट किया। अगर हम जैसे आगे बढ़ेंगे, बजट के बारे में और चीज़ें हम लोग जानेंगे, जो कोई इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते ही हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ बजट, है ना? जैसे एक टॉपिक होता है ना, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, बजट के बारे में जो डीप, अगर हम लोग कुछ भी डीप नहीं है एक्चुअली, बजट के बारे में इतना पता होना चाहिए बजट में होता क्या क्या चाहिए। जैसे हमारा होता है एक रेवेन्यू बजट, है ना? रेवेन्यू बजट, और ऐसे ही एक होता है हमारा, इसको ऐसा लाइन खींच देते हैं इसमें बीच में, कैपिटल बजट। दो तरीके के होते हैं कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में क्या होता है कि रेवेन्यू मतलब होता है कमाई, ठीक है, ये बजट, ठीक है, और रेवेन्यू रिसीट होता है इसमें एक, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, है ना? जहाँ जहाँ से हम लोग जो कमाई वाला पैसा आ रहा है हमारा, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट। तो इसमें क्या क्या, जैसे इसमें होता है एक टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू। अब इसमें हम लोग क्या काउंट करते हैं? हमारा जो इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है, जीएसटी हो गया, कस्टम से पैसे आ गए जो हमारे, मतलब जो टैक्स संबंधित है। और जो नॉन टैक्स कौन सा होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स भी तो कमाई होती है, वो कौन कौन सी होती है? जैसे हम लोग कहीं से फीस हमको मिलती है, कहीं से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, हमको कहीं इंटरेस्ट आ रहा है कहीं से, ठीक है, और कहीं से हमारे डिविडेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर हम बात करें इसी में आता है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू में, अब रेवेन्यू खर्चा भी तो हो रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये हो रहा है जो हम लोग सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, कोई भी जैसे गवर्नमेंट सैलरी देती है, ठीक है, सब्सिडीज दे रही है, चाहे फार्मर्स को दे, चाहे किसी कोई बिजनेसमैन है उसको, वो लेता है सब्सिडीज, ठीक है, कोई हम लोग इंटरेस्ट, हमने कहीं से लोन ले रखा है तो उसका हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब जब हम लोग जो कैपिटल बजट की बात करेंगे, तो इसमें होता है एक पहले कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट, जैसे ये रेवेन्यू रिसीट है, ऐसी ये कैपिटल रिसीट है। इसमें क्या होता है, जो हम लोग कहीं से हम लोग लोन ले लिए, पैसे वहाँ से आ गए। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? एक्चुअली बजट जो हमारा बन रहा है ना, उसमें पैसे आ कहाँ से रहे हैं? हम लोग कहीं से लोन ले लिए, वहाँ से पैसे आ गए। डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब हमने अपने कहीं अपने शेयर एयर बेच दिए, है ना? ये सब कर दिया हमने डिसइन्वेस्टमेंट। कोई कंपनी है उसमें अपने, पहले मान लो 50% की दावेदारी थी, अब हमने 25% कर दी। तो 25% शेयर जब बेचोगे तो पैसा आएगा सरकार के पास, है ना? तो वो पैसे आ गए सरकार के पास। कहीं से हमने उधारी ले ली, बोरोइंग, है ना? उधारी ले ली कहीं से हमने, ये चीज़ हो गई। अब कैपिटल एक एक्सपेंडिचर होता है, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाता है? ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक्सपेंडिचर क्या, हम लोग खर्चा कहाँ कर रहे हैं, है ना? तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, कहीं पुल बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो पैसा उसमें भी लगता है, ये हो गया। दूसरा, हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट हम लोग खरीदते हैं, है ना? डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो इन इक्विपमेंट को खरीदने के लिए पैसे तो लगेंगे ही, है ना? तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद फिर कोई हम लोग एसेट क्रिएशन करते हैं, कोई नई चीज़, कोई कंपनी खोल रहे हैं, उसमें कोई पैसे लग गए देश के, ठीक है? इस तरीके से, तो ये हो गया। तो ये हो गया कि रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हो गया। कैपिटल बजट में देखो कैपिटल रिसीट और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये तो हमने बेसिक इसमें बता दिया। अब इसमें होता है कि अब इन दोनों को जब हम लोग आपस में मूल्यांकन करते हैं, तो एक बनता है इसमें बजट डेफिसिट। इसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी में।
बजट डेफिसिट मतलब कि ये तो देखो इकोनॉमिक्स की क्लास है एक्चुअली इसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बता देते हैं जल्दी जल्दी में। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, 3 तरीके के होते हैं। क्या होता है, एक रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस कर देंगे अपन, मान लो रेवेन्यू रिसीट, तब निकल आया। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी हुआ है हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, टोटल रिसीट, ठीक है। जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि जितना इसका एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू वाले का एक्सपेंडिचर, इसको जब ऐड कर देंगे, इसमें माइनस कौन सा कर देंगे, ये वाला रिसीट और ये वाला रिसीट, ये हो गया। लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ एक चीज़ ऐड नहीं करते हैं, वो एक्सक्लूड कर देते हैं एक्चुअली। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोरोइंग। जो हम लोग बोरोइंग यहाँ पर हम लोगों ने, ये देखो ये वाली बोरोइंग है ना, इसको हटा देते हैं बस, ध्यान रखें। तो इसमें फिजिकल डेफिसिट में तो क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिए, एक्सक्लूड बोरोइंग, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है क्या, हम आता है प्राइमरी डेफिसिट। बस 3 तरीके के होते हैं, बता देते हैं इसमें। प्राइमरी डेफिसिट, इसमें होता है फिस्कल जो डेफिसिट होता है, जो हमारा ये निकला है ना फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट, इसमें से डेफिसिट में से माइनस कर देंगे। अगर हम लोग जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं ना, कौन सा इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे हम लोग, देखो ये इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं ना, इसको हम लोग अगर माइनस कर दें बस इंटरेस्ट पेमेंट को, इंटरेस्ट पेमेंट, तो हमारा क्या निकल आएगा, प्राइमरी डेफिसिट निकल आएगा। बस इसी तरीके से हो सकता है आपको थोड़ा, अगर हम साथ साथ में लिख रहे हैं, थोड़ा लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन बाकी तो सब बढ़िया इस तरीके बताए। क्योंकि देखो प्राइमरी डेफिसिट बता दिया, बजट डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा इसके बारे में और जाने कि बजट एक्चुअली प्रेजेंट कैसे होता है, देखो सबसे पहले बजट को प्रिपेयर किया जाता है ना। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो उसको प्रिपेयर करेगी, फिर उसको क्या करेगा, उसको अप्रूव किया जाता है। अप्रूव कौन करता है, कैबिनेट जो हमारी है, कैबिनेट में कई सारी मिनिस्ट्री आती हैं, तो वो सब मिलके क्या करते हैं, इसको अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद इसको लोकसभा ले आया जाता है ना। लोकसभा, लोकसभा कौन ले जाता है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वही लेके जाएंगी। फिर उस पर क्या होता है, फिर उस पर एक जनरल डिस्कशन होता है। आज के दिन क्या हुआ है हमारे देश में, लोकसभा में जब ले आया गया तो उसके ऊपर क्या हुआ, प्रॉपर डिस्कशन होता है उस पर, प्रॉपर डिस्कशन हुआ। उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है। कहाँ पे होगी, लोकसभा में अकेली वोटिंग होती है, ध्यान रखना, वोटिंग होती है। फिर उसको पास किया जाएगा। जब पास हो जाएगा उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस ये मतलब प्रोसीजर है, इसको याद रखेंगे आप। लोकसभा में ही इसमें रियल पावर होती है, राज्यसभा में सिर्फ ये डिस्कस हो सकता है, कोई वोटिंग की कोई पावर नहीं है। जैसे वो यहाँ पे वोटिंग होती है ना लोकसभा में, देखो वोटिंग लिखा हुआ है, लेकिन राज्यसभा में कोई वोटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। और इसके मेनली बजट हम लोग प्रस्तुत क्यों करते हैं, इसके भी थोड़ा समझ लो, ताकि हमारे देश की जो आर्थिक उन्नति है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ सके। प्रॉप जो हमारे देश में पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। और हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। जो प्राइस की जो है वो स्टेबल रहे प्राइस, है ना, ताकि हमारे देश में जो क्या बोलते हैं महंगाई है उसको हम लोग एकदम उस पे चेक चेक कर सकें उस महंगाई को, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ा है उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बजट को हम जो समझेंगे और हमको समझने में अब बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। देखो पहले इसमें दिया रखा है यहाँ पर 16th फाइनेंस कमीशन की बात कर रखी है, तो इसको ध्यान रखना है कि ये कौन सा सत्र है, ये 16th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। और हम लोग ध्यान रखें कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी रखी है, किसने, फाइनेंस जो कमीशन है उन्होंने रिकमेंडेशन दे रखी है, उसको गवर्नमेंट ने मान लिया है। और क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि अगर 100 रुपये हमारे पास होगा होगा 100 रुपया हमारे पास होगा, तो उसमें हम लोग 41 रुपये तो हम लोग जो स्टेट्स हैं उनको दे देंगे। अच्छा, ये फाइनेंस कमीशन क्यों रिकमेंड कर रहा है, देखो फाइनेंस कमीशन हम लोग ध्यान रखें तो आर्टिकल 280 में दिया रखा है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जितना भी सरकार के पास पैसा है, ये एस्टिमेट ये करता है कि उसमें से कितना रुपए हम लोग स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए हम लोग जितने भी स्टेट्स हैं उनको दे दें, और जो यूटीज हैं उनको कौन से स्टेट को कितना देना है ये भी ये डिसाइड करता है, कौन, फाइनेंस कमीशन। तो इसने रिकमेंड कर दिया था सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपके पास मान लो 100 रुपये हैं, तो उसमें से आप क्या करेंगे, 41 रुपये किनको देंगे, आप जो स्टेट्स हैं और यूटीज हैं उनको देंगे उनके डेवलपमेंट के लिए। तो सरकार बोल रही है कि हमने उनको जो एक्सेप्ट जो रिकमेंडेशन दी थी उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, पहली बात। और दूसरा बताया कि हमने कितना दिया है, वो हमने दिया 1.4 लाख करोड़ और लोग हमने रुपए सिर्फ स्टेट्स को दे दिए फिजिकल ईयर 27 के लिए, एज फाइनेंस कमीशन जो उन्होंने प्रोविजन किया गया था, ठीक है। उसके बाद बोला गया ताकि जो रूरल जो अर्बन जो लोकल बॉडीज़ हैं उसके फ़ायदे के लिए, और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, ऐसे ग्रांट्स जो मतलब नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई के लिए हमने पैसे दे दिए हैं। अब बोल रखा है यहाँ पर फिस्कल कंसोलिडेशन, इसकी बात कर रखे हैं। अब ये क्या होता है,
ये बोल रहा है कि जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जब उसने बजट पेश किया, तो कई सारा हमारा क्या है, हमने कर्जा ले रखे होते हैं, ठीक है? हमारा जो बजट हम लोग हमारी जो जीडीपी है, एक तो हमारी जीडीपी है, ठीक है? जो कि इस समय एप्रॉक्स 4.2 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है? तो हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, बोलते तो यही है, ठीक है? और 4.2 ट्रिलियन हमारी जीडीपी है। इस जीडीपी का कितना रेशियो हम लोग कर्जा लेते हैं, वो ये बात कर रहा है यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल टारगेट रीचिंग अ डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 50 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 1% बाई 2030। अच्छा, ये टारगेट है कि हम लोग इस टारगेट पे पहुंचेंगे। बोल क्या रहा है कि पहले हमारा जो टारगेट था ना, हम लोग क्या 2026-27 में हमने टारगेट जो वो था हमारा कितना 56.1%। हम इस साल, ठीक है, 56.1% था 2025-26 का। इससे हमने थोड़ा कम करके इस बार टारगेट हमने जो बजट एस्टिमेट किया रखा है वो कितना है 55.6 का। और हम धीमे-धीमे इसको कम करते जाएँगे। पहले 56.1 था, फिर 55.6 हो गया। अब हम इसको कम करते-करते 50 के आसपास हम लोग पहुँच जाएँगे 2030 तक। मतलब कि जो हमारा जो कर्जा है, वो हम कम करेंगे लेना, ठीक है? मतलब ये कहना चाह रहा है इसका पूरा जो मूल जो सारांश है वो यही है कि हमें कर्जा कम लेना है एक तरीके से। जो हमारी जीडीपी का कितना परसेंट, अब देखो कर्जा सरकार उतना ही लेगी जितना पहले है और जीडीपी बढ़ जाए वो बात अलग है, ठीक है? तो हमारा अल्टीमेटली हमारा रेशियो कम हो जाएगा, ठीक है? खैर ये गणित के आंकड़े हैं, ऐसे ऊपर-नीचे करते रहते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो, यहाँ पे लिखा है कि डेफ़िसिट ट्रेंड्स। अब जो हम लोग डेफ़िसिट पढ़े ना, कई तरह के डेफ़िसिट हम लोगों ने पढ़ दिए थे, ठीक है? अब उन डेफ़िसिट को हम लोग ध्यान दें तो देखो, यहाँ सबसे पहले दे रखा है फ़िस्कल डेफ़िसिट। हमारा फ़िस्कल डेफ़िसिट कितना है? हम लोग क्या पढ़े थे फ़िस्कल डेफ़िसिट के बारे में? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, जिसमें एक्सक्लूड नहीं करेंगे क्या? बोरोइंग, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फ़िस्कल डेफ़िसिट, जो कि अभी कितना है? बोल रहा है कि पहले जो था ना, मतलब कि ये 2022-23 में था 6.5, कितना हो गया वो? हमारा जो घाटा है ना, डेफ़िसिट मतलब होता है घाटा, ठीक है? तो जो पूरा हमारा सालाना जो घाटा है, वो कितना हो गया? 4.3 पे पहुँच गया हमारा, ठीक है? एज़ ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और देखो रेवेन्यू डेफ़िसिट कहाँ पहुँच गया है? हमारा 1.5 पहुँच गया है, ठीक है? जो पहले कितना था? 4 पे था, 22-23 में। तो धीमे-धीमे हम लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा उन्नति कर रहे हैं। इसके मतलब कि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि हम धीमे-धीमे क्या कर रहे हैं? हमारा जो घाटा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। अगर हम जीडीपी के परसेंटेज से हम लोग नापें तो, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें ये वाला पोर्शन कि रूपी कम्स फ्रॉम, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब देखो, सरकार के पास मान लो ₹100 है, ठीक है? अब वो ₹100 में चीज़ें, मतलब जो ₹100 हैं वो सरकार के पास आए कहाँ से? खर्च करने के लिए जो ₹100 हैं वो आए कहाँ से? देखो, कॉर्पोरेशन टैक्स से 18% आया, जो हम लोग उधारी लिए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 24% तो हम लोग उधारी, मतलब कि 100 में से 24% तो हमारा उधारी से काम चल रहा है, ठीक है? और जो हम लोग पढ़े थे कहाँ-कहाँ से रुपए आ रहे हैं, देखो इनकम टैक्स का, है ना? 21%। ये इनकम टैक्स किसमें आता था? हम अभी हम लोग पढ़े हैं ना रेवेन्यू रिसीट में, है ना? रेवेन्यू रिसीट में आता है इनकम टैक्स, ठीक है? कस्टम्स भी उसी में आ रहा है, जीएसटी उसी में आ रहा है, ठीक है? ये रहा जीएसटी। तो इस तरीके से जो हमारे जो खर्चे हैं, देखो कहाँ-कहाँ से आए, 2% यहाँ से आ रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा हमने जी देखो, सबसे ज़्यादा आप ध्यान देंगे इसमें, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है हमारा? हम लोग की जीडीपी, हम लोग क्यों बोलते हैं कि हमें सुधार की बहुत आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि हमारी जो बोरोइंग है, जो हमारे जो उधारी है, जहाँ से हम उधार ले रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा है। 24% तो हम उधार लेके ही काम चला रहे हैं। तो देखो कहीं भी इतना नहीं है। तो टैक्स जो है सेकंड नंबर पे है, वो कि मात्र 21% ही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है देश में। अब देखो रुपी गोज़ टू, अब हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर कर कहाँ रहे हैं, ठीक है? तो वो देख लो आप, सबसे ज़्यादा देख लो, है ना? यहाँ देखो, सबसे ज़्यादा हम लोग जो स्टेट्स को जो हम लोग शेयर देते हैं, उसमें 22% स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस, जो टैक्सेस से सब सम बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? टोटल वो 41%, वो बात अलग हो गई। वो उसमें टैक्सेस, नॉन टैक्स सब कुछ आ गए। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वो उसमें क्या देखो, ये तो टैक्सेस वगैरह जो हो गया है, वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू हमारे रिसीट में आ गया, ठीक है? लेकिन इसमें हम लोग अभी कैपिटल रिसीट जब ऐड कर देंगे, कैपिटल रिसीट भी जब ऐड कर देंगे, तो हमारा 41% हमें ओवरऑल चाहिए। ओवरऑल जो हमें स्टेट्स को देना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ जो टैक्सेस, मतलब कि रेवेन्यू रिसीट की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसमें जो स्टेट्स को जा रहा है शेयर, वो कितना जा रहा है 22%, उसमें ही अकेला 22% स्टेट्स को जा रहा है, ठीक है? उसके बाद हम देखें यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो हम लोग लोन ले लेते हैं, तो उसका हम लोग चुकाते हैं। अब जो हम लोग बोरोइंग कर लिए, अब उस बोरोइंग 24% थी, उसका हम लोग क्या करें, अब लोन पेमेंट
लोन का अभी पेमेंट तो कोई किए नहीं पूरा, उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं। इंटरेस्ट कितना भरे हैं? 20% तो उसका इंटरेस्ट जा रहा है। बोरोइंग जो हमने ली है उसका 20% क्या कर रहे हैं हम लोग? लोन जो हमने लिया है उसका हम 20% तो हम लोग उसका सिर्फ क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, और जो डिफेंस है उस पे 11% जा रहा है। तो इस तरह ध्यान रखें, सेंट्रल जो सेक्टर स्कीम्स होती है उसमें 17%, और जो फाइनेंस कमीशन जो अदर ट्रांसफर्स होते हैं 7%। ऐसे ध्यान थोड़ा थोड़ा देख लें इसको, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद हम लोग पहले पढ़े थे ना रिसीट के बारे में, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है ना? तो इसीलिए मैंने बताया था कि ताकि हम लोग को ये चीज़ें पढ़ने में बहुत आसानी हो, ठीक है? कैपिटल रिसीट में हम लोग ध्यान दिए थे, लोन वगैरह आ गए, डिसइन्वेस्टमेंट आ गया, जो हम लोग बोरोइंग जो उधारी लेते हैं वो सब कैपिटल रिसीट में आ गया। रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या आ गया? टैक्स रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, जो हमारा इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी, कस्टम टैक्स रेवेन्यू। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आ गया? फीस, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, ये नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आ गए। तो अब देखो इसमें क्या बता रहा है कि पहले हमारा कितना था, हम लोग जो कमाई होती थी 16.2 मात्र, किसमें? 2024-25 में। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? 18.1 पे। मतलब बोल रहे हैं कि हम लोग इसमें बढ़ोतरी कर ली है, ठीक है? इसमें ये बोल रहे हैं कि पहले 30.4 था, वो हम लोग कहाँ पहुंच गए? 35.3, ठीक है? इस तरीके से अब एक्सपेंडिचर भी है, हम लोग एक्सपेंडिचर भी पढ़े थे। तो इफेक्टिव जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या था हमारा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग खर्च करते हैं, डिफेंस पे खर्च करते हैं, ठीक है, एसेट क्रिएशन पे खर्च करते हैं, वो चीज़ हो गई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जो बात हो रही है वो जैसे हम लोग सैलरी पेमेंट करते हैं, ठीक है, और हम सब्सिडीज देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो ये चीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो गई। तो हम लोग पहले क्या करते थे? एक्सपेंडिचर खर्चा जो करते थे, पहले हमारा खर्चा थोड़ा कम था, कितना था? 13 पॉइंट। तो उस हिसाब से जैसे कमाई हो रही है ऐसे खर्चा भी हो रहा है, ये भी ध्यान रखो। तो 17.1, पहले का खर्चा कितना था? 36 ही था लाख करोड़, अब कितना? 41.3। तो हमारा खर्चा भी तो बढ़ रहा है। इसी यही तो है बजट, आप समझो थोड़ा इसको, है ना? और जो हमारा बता रहे हैं कि रोबस्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन, ट्रेंड इन नेट रिसीट्स ऑफ सेंटर, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे धीमे धीमे बता रहे हैं कि जो सेंटर जो टैक्सेस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं ना, सेंटर के जो नेट टैक्स कहाँ से आ रहे हैं, रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यूज कहाँ से आ रहे हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स कहाँ से हो रहे हैं, तो इसका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है? और जो हम लोग अभी बता रहे थे ना, जो टोटल जो ट्रांसफ़र करते हैं स्टेट्स को, यूटीज़ को, कितना-कितना कर रहे हैं लाख करोड़ में, 18.7 लाख करोड़, अब 26.2 लाख करोड़, ठीक है? ये इनका एस्टीमेट है। एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, हम लोग कहाँ मेजर जो चीज़ है ना उन पे कहाँ पे खर्च कर दे रहे हैं? जैसे ट्रांसपोर्ट है, उस पे इतना खर्च कर दे रहे हैं, डिफेंस पे 5,94,585 लाख करोड़ रुपए, ठीक है? ये करोड़ में ही है एक्चुअली, ठीक है? तो ये सब रूरल डेवलपमेंट में, होम अफेयर्स पे कितना है, एग्रीकल्चर पे, एजुकेशन पे कितना है? सबसे कम, ये देखो एजुकेशन यहाँ, जबकि एजुकेशन सबसे ऊपर यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है? ये चीज़ है। एनर्जी, हेल्थ, अर्बन सेक्टर, हेल्थ भी ऊपर होना चाहिए था, हेल्थ पे कितना कम खर्च कर रहे हैं, ठीक है? इतना बड़ा देश है हमारा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इसको थोड़ा देख लें हम लोग। तो इस बजट में हमने देखा है, हमें क्या देखने को मिला है यहाँ पर? इंडियाज़ इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री, कि हमारे देश की जो ट्रेजेक्ट्री है इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो कैसे ऊपर जाती जाए, ठीक है? हमारा देश एक विकसित भारत की ओर अग्रसर हो, जिसमें हम बैलेंस करें हमारे एम्बिशन को विद इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब कोई भी लोग यहाँ पर छूट ना जाए, ठीक है? सभी तबके को हमको साथ में लेके चलना है, सबके साथ सबके विकास की यहाँ पर बात हो रही है। फिर यहाँ पर देखिए हमारे जो बजट है इसका एम क्या है? ये एम है ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशन, जो हमारी होप है उनको हमको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बदलना है, किसमें? अचीवमेंट में, ताकि हम वो चीज़ जो हम लोग सोच रहे हैं, जो होप रखे हुए हैं, उसको हम अचीव भी कर सकें, है ना? पोटेंशियल जो हमारा है उसको हम परफॉर्मेंस में बदल सकें। तो हमारे देश में क्या आएगी? स्टेबिलिटी आएगी, एक डिसिप्लिन आएगा फिजिकल, और सस्टेन्ड ग्रोथ, और मॉडरेट इन्फ्लेशन, जो हमारी महंगाई है वो एक मॉडरेट लेवल पर पहुंचेगी। और मेन जो टारगेट है वो है हाई ग्रोथ रेट है हमारा, जो हाई ग्रोथ रेट रहे हमारा अराउंड 7%। आज हम लोग ध्यान रखिए कि हम लोग 7% क्यों ही टारगेट कर रहे हैं? ये इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आज दुनिया में हम लोग देख रहे हैं ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, है ना? काफ़ी अनसर्टेनिटी है इस समय, और अनसर्टेनिटी है, कई जगह वॉर के खतरे हैं, ईरान से अमेरिका का वॉर हो सकता है, वेनेजुएला वाला तो हो ही चुका है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, वॉर का माहौल है। तो ग्रीनलैंड वाला इशू भी इस समय काफ़ी चल रहा है। तो इस तरीके से ऐसे समय में अगर हम लोग 7% के अराउंड भी रहते हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट है हमारी, है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्यों देखो, हमारी ग्रोथ रेट ऐसा क्यों हो सकती है 7% के आसपास? क्योंकि हमारे देश में है बहुत बड़ी पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन को क्या चाहिए रहता है? वो चाहिए रहता है, कंजम्पशन करती है हमारी पॉपुलेशन, ठीक है? कंज्यूम करती है, तो और हमारे देश में जीडीपी तो वैसी बढ़ेगी, क्यों? कि ग्लो यहाँ पे देखो,
क्योंकि यहाँ पे अब बात हो रही है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ठीक है? तो अब जो डोमेस्टिक जो हमारे देश में जो जितनी पॉपुलेशन है उसका जो कंजम्पशन है उस हिसाब से हमारी जीडीपी अपने आप ही बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं और उसको कंज्यूम करने के लिए जितना प्रोडक्ट बनेगा, तो जैसे-जैसे प्रोडक्ट बनेगा हमारी जीडीपी वैसे-वैसे बढ़ेगी, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ हो गई, फिर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो ये चीज़ तभी हो सकती है, 7% हम तभी पहुँच पाएँगे जब हमारे सिटीज़न को हमारे बेनिफिट होगा, हमारी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनसे, ठीक है? तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पे मॉनेटरी स्टेबिलिटी हो, ठीक है? तो यहाँ पे स्टेबिलिटी हो देश में, ये सब सारे फैक्टर्स हो गए। फिर हमारे देश में क्या है, युवा शक्ति है, हमारे देश में क्या है, यूथ पावर है, जिसके ऊपर काफ़ी दुनिया की सबसे ज़्यादा नज़र हमारे देश पे इसीलिए होती है क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या है, यूथ पावर है ना? यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना, ये वर्किंग एज में मतलब 28, 29, 30 ईयर्स ऐसे इस एज के ज़्यादा लोग हैं हमारे देश में। ये ड्रिवन बजट है ये और गवर्नमेंट का संकल्प है फोकस करना है किस पे, पुअर पे और अंडर प्रिविलेज्ड और जो डिसएडवांटेज जो लोग हैं ना उस पे। इसीलिए जो हमारा जो बजट है इसको 3 कर्तव्य पे, फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य ऐसे करके इनको डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट कर्तव्य क्या है कि एक्सेलरेट करना है और सस्टेन करना है जो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हम लोग सोच रहे हैं ना 7% पहुँचने का, 7% पे हैं एक्चुअली हम लोग, 7% को बरकरार रखने का और जो हमारे जो लोगों की जो उम्मीदें हैं उसको हम लोग फुलफिल कर पाएँ और सबका साथ, सबका विकास जो विज़न है उसको हम लोग साथ लेके चलें। तो इंश्योर दैट एवरी फैमिली कम्युनिटी रीजन या फिर जो भी सेक्टर है, ठीक है? तो उन सारे जितने भी एक्सेस रिसोर्स है उनका एक्सेस मिले, है ना? और जिनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ हर एक चीज़ के पार्टिसिपेशन करने की यहाँ पर मिले। हमारे बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया रखा है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर्स में। कैसे देखो, जो सेमीकंडक्टर वाला हो गया, तो इंडिया जो सेमीकंडक्टर मिशन है आईएसएम 2.0 उसकी बात कर रखी है यहाँ पर, बायो फार्मा शक्ति की बात कर रखी है, ठीक है? और जो रेयर अर्थ जो परमानेंट जो मैग्नेट्स हैं, रिसर्च माइनिंग और प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इसकी बात कर रखी है, ठीक है? और डेडिकेटेड जो केमिकल पार्क्स हैं इन बनाने की बात कर रखी है, जो डेडिकेटेड इनिशिएटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, ताकि हम बाहर के देशों से जो स्पोर्ट्स के सामान है वो ना मंगाएं, ठीक है? हम लोग अपने देश में बनाने लगे और रिवाइव करने 200 जो लेगेसी जो पुराने जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स थे उनको रिवाइव करने की बात कर रखे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए स्कीम बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है? तो इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल्स, जैसे अब देखो बांग्लादेश वगैरह ये सब पाकिस्तान, इन लोगों से हम लोग को अब क्या करना है, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन लोगों को अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, इनसे अब यहाँ से हटा के क्या इंडिया को हब बना रहा है, किसमें, टेक्सटाइल में, ये ध्यान रखना है क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, फ्री एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ किया है, ये किया है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो ध्यान रखें। तो इसलिए टेक्सटाइल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया ये तरह, ठीक है? स्कीम फॉर कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जो भी हम लोग सामान बाहर बेचते हैं भेजते हैं शिप्स में, तो कंटेनर बनाना पड़ता है, कंटेनर हम लोग बाहर से मंगाते हैं तो वो गलत बात है ना, अपने देश में बनाए कंटेनर, है ना? तो ये चीज़ हो गई। और हाईटेक टूल्स फॉर रूम्स इन सीपीएसईज। आगे इसमें देखो यहाँ पर सर्विस सेक्टर की बात कर रखी है, जैसे हमारा है ये हेल्थ हेल्थ सेक्टर की यहाँ पे बात कर रखी है, ठीक है? और यहाँ पर कोर जो केयर जो इकोसिस्टम है, डेवलपिंग अ वैरायटी ऑफ NSQF अलाइंड प्रोग्राम्स टू ट्रेन जो कि मल्टी स्किल्ड जो केयर वर्क गिवर्स है ना उनको यहाँ पर ट्रेन करने की 1.5 लाख यहाँ पर केयर गिवर्स जो है उनको ट्रेन करने की बात कर रखी है। मेडिकल टूरिज्म की, क्योंकि जो भारत बाहर के देशों में क्या है कि बहुत ज़्यादा मेडिकल मतलब जो फैसिलिटीज़ तो हैं लेकिन काफ़ी महंगा है, तो वहाँ से लोग क्या कराते हैं अपने इलाज करने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए विदेशी लोग भारत में आते हैं, अपना इसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म, है ना? तो बोल रहे हैं कि इसको सपोर्ट करने के लिए ऐसे 5 हब बनाए गए हैं, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? आयुष जो हमारा है पहले से बोला है 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यहाँ पर ये खोला जाएगा, ठीक है? और अपग्रेड किया जाएगा जो आयुष फार्मेसीज़ हैं, ड्रग टेस्टिंग लैब्स हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा। फिर यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे ऑरेंज इकोनॉमी बता रहे हैं इसको, क्यों? क्योंकि सेटिंग अप करना है क्या, एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने हैं यहाँ पर। और बात कर रहे हैं डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, खेलो इंडिया मिशन की जहाँ पे बात होती है ना? तो इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट जो पाथवे है ना, और सिस्टमेटिक कोचिंग डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सबको यहाँ पर इंक्लूड करके एकदम जो माहौल है जो हमारे देश में स्पोर्ट्स का जो नहीं है उसको बनाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं स्कूल लेवल से ही। अब यहाँ पे देखो फार्मर्स के लिए भी बात कर रखी है यहाँ पर कि जो इंक्रीज करनी है फार्मर की इनकम, है ना, बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, मतलब काफ़ी बातें तो यहाँ पर की रखी है पॉइंट्सों में। देखते हैं जैसे हॉर्टिकल्चर जो होता है उससे संबंधित बोला डेडिकेटेड प्रोग्राम लाएंगे, है ना? एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन से संबंधित है ये।
सपोर्टिंग हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है, जो कि यहाँ पे डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर इंडियन कैशू जो हो गया, काजू वगैरह इन सब के लिए फिशरीज, सैंडलवुड, विस्तार भारत, भारत विस्तार, ये यहाँ पे इंटीग्रेटेड एग्रीस्टेक पोर्टल्स जो हैं, ICAR पैकेज ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद AI सिस्टम से उसको इंक्लूड करने इंटीग्रेट करने की बात कर रखे हैं। ठीक है, तो काफ़ी है जो टैक्स प्रपोजल्स हैं उनमें कैसे हम एग्जेम्पशन दे सकें, तो उन सब की यहाँ पे बात कर रखी है, ताकि जो किसान वगैरह वो कम टैक्स दें। कुछ यहाँ पे जो इंडिया के ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसको अच्छा करने की, जैसे डेडिकेटेड एक फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात कर रखी है यहाँ पर। जो डानकुनी जो ईस्ट में है उसको यहाँ पर सूरत जो वेस्ट में है उसको कनेक्ट करने की बात कर रखी है। फिर 20 न्यू नेशनल वाटरवेज यहाँ पर बनाएंगे, जो कि मिनरल रिच जो एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज, सेंटर्स हैं या पोर्ट्स हैं, उनको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो कार्गो कोस्टल जो कार्गो प्रमोशन स्कीम है जो इंक्रीज करेगी शेयर ऑफ इनलैंड जो वाटरवे है एंड कोस्टल शिपिंग, जो 6% सीधे कहाँ पे 12% हो गया 2047 तक। मतलब ये बात कर रहे हैं यहाँ पर जो कार्गो से जो सामान ले जाता है ना उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोस्टल कार्गो की। ठीक है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सी प्लेन VGF स्कीम यहाँ पर लॉन्च करेंगे ताकि सी प्लेन भी चल सके इंडिया में। और यहाँ पे कई सारी ऐसी स्कीम और बात कर रखे हैं, जैसे यहाँ पे 2 लाख करोड़ सपोर्ट फॉर 2 स्टेट्स अंडर SAS CI स्कीम, कोई स्कीम है यहाँ पर जो लॉन्च करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और जो पूर्वोदय डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ईस्ट जो कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो ईस्ट इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि सिटी इकोनॉमिक रीजन्स में कैसे यहाँ पर अर्बनाइजेशन की बात देखो एम्पलीफाई कर रहे हैं द पोटेंशियल ऑफ सिटीज टू डिलीवर इकोनॉमिक पावर ऑफ एग्लोमरेशंस। फोकस कर रहे हैं यहाँ पे टायर 2 और टायर 3 जो सिटीज़ होती हैं, वो जो टेम्पल यहाँ पे बने हुए थे उन टाउन्स पर कैसे देखो ग्रोथ कनेक्ट करेंगे। जैसे 7 हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर बनाने की कोशिश यहाँ पे बात हो रही है, जैसे मुंबई को पहले पुणे से, पुणे को हैदराबाद से, हैदराबाद को बेंगलुरु से, हैदराबाद को चेन्नई से, चेन्नई से बेंगलुरु को, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। तो ये आप थोड़ा याद कर लेंगे, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम्स, ऐसे ये बनाने की यहाँ पर बात हो रही है। इस बजट का कुछ कुछ पोर्शन जो है वो हमारे जैसे दिव्यांगजन कौशल योजना है, प्रोवाइडिंग डिग्निफाइड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज थ्रू इंडस्ट्री रेलेवेंट एंड कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग स्पेसिफिक टू डिसेबिलिटी जो ग्रुप्स हैं उनकी संबंधित है। ऐसी एक और स्कीम यहाँ पर है जो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, वो है कि दिव्यांग सहारा योजना। ठीक है, तो इस तरह टाइमली एसेस टू हाई क्वालिटी एसेस डिवाइस फॉर ऑल एलिजिबल, जो एलिजिबल है उनके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ कुछ बात करी, स्ट्रेंथ इन PM यहाँ पे दिव्याशा केंद्रास जो बनेंगे मॉडर्न जो रिटेल स्टाइल जो सेंटर्स हैं ऐसे यहाँ पर बनाए जाएंगे, इनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर बजट में जो मेन मेन जो पोर्शन थे वो हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। ठीक है, और जो एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बजट में स्टार्टिंग में हमने ये बताया था कि हिस्ट्री बता दी पूरी पहले बजट की, उसके बाद हमने बताया कि बजट में जो इकोनॉमी संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने बता दिए। फिर उन इकोनॉमी संबंधित जो बातें हमने पढ़ी थी उसको बजट में हमने कैसे कैसे उसमें किन पैरामीटर्स या किन ग्राफ्स के थ्रू उनको समझाया गया है, उन ग्राफ्स को समझाने के लिए उन चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया था। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से उनको हमने समझा भी दिया है। और फिर जो मेन जो हाइलाइट्स है हमारे बजट की उसको हमने बता दिया गया है, हमने एम बता दिया बजट का एक्चुअली एम क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू।